हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है फाइनल टचिंग दे रहे हैं इस यूनिट को, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही आपने भी देखा लंबी यूनिट है ये और बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट यूनिट है आपके केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट ओनली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू बट आल्सो फॉर द कंप्लीट केमिस्ट्री। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे इसका यूज़ होगा ही होगा। एक किस्म से बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है ये, जो वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स को परखने का, उनकी हाइब्रिडाइजेशंस को परखने का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन का, वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को देखने का, जो कि सिर्फ इनऑर्गेनिक तक ही सीमित नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इक्वली इम्पोर्टेंट आएंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी सिर्फ +1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है इस यूनिट की, +2 में भी इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक बोथ of the streams of the chemistry will be incomplete, I will say that वो incomplete हैं इस chemical bonding unit के बिना। So हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा चल रहा था, इसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखे कल, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, साथ में हमने फिर होमो इंटरमोलिकुलर और हिट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी देखे। कुछ आपको मैंने इसमें क्वेश्चंस भी बताए थे कि भाई विस्कोसिटीज़ कैसे वेरी करती हैं, विस्कोसिटी के बारे में बताया था आपको। इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड इज़ नोन एज विस्कोसिटी। ऐसे ही आपको मैंने इसमें स्टीम वोलेटाइल बताया था कि आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विच वन इज स्टीम वोलेटाइल, विच वन हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह की कुछ जो है मैंने आपसे प्रॉब्लम्स शेयर भी की थी कल, और उसी में कंटिन्यू करते हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ और क्वेश्चंस जो सिर्फ +1 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, +2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। 2-3 बातें और मैं आपसे जो है शेयर करना चाहूँगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड, और साथ में मैं आपको फॉर्मल चार्ज के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर निकालने का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और वो भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है स्पेशली फॉर MCQs। अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हम उसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं हम किसका, एसिडिटी का, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, हमारे पास 2 सब्सटेंसेस हैं, एक तो है पैरानाइट्रोफिनॉल, ये क्वेश्चन आपके नोट्स में है जो मैंने आपको कल दिए। एक तो है आपके पास फिनोल है, ये फिनोल की पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज नोन एज पैरा नाइट्रोफिनोल। और एक आपके पास कंपाउंड है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ये 2 सेपरेट कंपाउंड्स जो है मैंने यहाँ पर ये बना दिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। नाइट्रो ग्रुप में एक NO बॉन्ड डेटिव बॉन्ड होता है, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है जी, ये हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं यहाँ पर, पैरानाइट्रोफिनोल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। इनमें से हमें बताना है विच वन इज स्ट्रोंगर एसिड, कौन से वाला जो होगा वो स्ट्रोंगर एसिड की कैटेगरी में रखा जाए। अब देखिए, आप सभी जानते हैं 10th क्लास की नॉलेज के अकॉर्डिंग कि जो सब्सटेंस इजीली H रिलीज कर देता है वो स्ट्रोंग एसिड होता है। सब्सटेंस विच रिलीजेस H पॉजिटिव आयंस easily is considered to be stronger acid. That substance is considered to be stronger acid. The substance which releases H positive ions easily is considered to be a strong acid. उसको हम एक स्ट्रोंग एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। अब सिंपल सी बात है, जो पैरानाइट्रोफिनॉल है और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, पहले तो इस नाइट्रो ग्रुप की आप जानकारी ले लें। ये जो ग्रुप होता है नाइट्रो ग्रुप, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कैटेगरी में रखा जाता है स्टूडेंट्स।
विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? विड्रॉ करने का मतलब होता है, हम कहते हैं कि हमने बैंक से पैसा विड्रॉ कर लिया, मतलब पैसा निकलवा लिया। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम है यहाँ पर पैसा की जगह इलेक्ट्रॉन को निकलवाना। तो ये क्या करता है नाइट्रो ग्रुप? इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है? विड्रॉ करता है फ्रॉम बेंजीन रिंग टुवर्ड इटसेल्फ। अब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये विड्रॉ करेगा तो बेंजीन फिर इस OH बॉन्ड को वीक करने की कोशिश करेगी, ये बदले में यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से ये जो OH बॉन्ड होगा ये बॉन्ड वीक बन जाएगा। ये जो OH बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड बन जाएगा? वीक बन जाएगा। एंड इट विल इजीली जो है रिलीज H पॉजिटिव आयन। ये यहाँ से H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देगा। कुछ इस तरह का कंपाउंड जो है हमारे सामने आ जाएगा। आफ्टर रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ O नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ NO2 रह जाएगा, प्लस आप दिखाएंगे H पॉजिटिव का फॉर्मेशन। तो द सब्सटेंसेस विच रिलीजेज H पॉजिटिव आयन इजीली आर नोन एज एसिड्स। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में पैरा पोजीशन पर जो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ था ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इसने जो है बेंजीन रिंग से और इस OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से ये जो OH बॉन्ड है ये एक वीक बॉन्ड बन गया एंड आसानी से इसने H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर दिया। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब क्या ऐसा ही कुछ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होता है? तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर फिनोलिक OH का जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी रहता है। दिस इज इन्वॉल्व्ड हियर इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ द फिनोल एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ द नाइट्रो ग्रुप ऑन द फिनोल। क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन इट इज़ वेरी क्लोजर टू दैट ऑफ द OH ग्रुप, सो इस ग्रुप के और इस ग्रुप के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एटम जो रिलीज होना था H पॉजिटिव आयन वो यहाँ पर फ्री नहीं है। दैट इज नॉट फ्री टू बी रिलीज्ड एज अ प्रोटोन लाइक इन पैरानाइट्रोफिनॉल। हियर इट इज इन्वॉल्व्ड इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। सो इन केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो हाइड्रोजन एटम है ऑफ OH ग्रुप दैट इज इन्वॉल्व्ड, वो कहाँ इन्वॉल्व्ड है? इन intramolecular hydrogen bond formation, that is involved in intramolecular hydrogen bond formation and is not free to be released as H positive ion। तो इसलिए यहाँ पर H पॉजिटिव आयन का रिलीज बड़ा अच्छे से और बड़ी आसानी से हो गया था। रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन वाज वेरी इजी हेयर because of the presence of that electron withdrawing group at para position. So which one is stronger acid? So you can now say that, क्या लिख सकते हैं आप कि पैरानाइट्रोफिनोल is stronger acid as compared to orthonitrophenol. So this thing you can now write. So ये आप इसमें ध्यान रखेंगे कि out of para and orthonitrophenol which one is stronger acid? So paranitrophenol is stronger acid than orthonitrophenol. तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बारी जो है पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है जी, अगली बात करते हैं अब हम। तो एक तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन इसमें बनता है एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपैरिजन करने का। विस्कोसिटी के बारे में हमने डिस्कशन किया ही था कल, सरफेस टेंशन के बारे में भी डिस्कशन किया था। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि
हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर ही। H2O इज अ लिक्विड। H2O क्या है? लिक्विड है, वाटर। बट H2S इज गैस। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। ये क्या कहता है कि H2O जो है वो तो क्या है? एक लिक्विड है, और H2S जो है वो क्या है? गैस है। तो इस स्टेटमेंट पर कमेंट कीजिए। तो देखिए आप, ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, 16th ग्रुप में लाई करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन आपको याद होगी, कल मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की 2 कंडीशंस बताई थी। क्या कंडीशंस थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की? कंडीशंस थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक तो स्मॉल साइज होना चाहिए एलिमेंट का, और दूसरी कंडीशन थी स्टूडेंट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए एलिमेंट की। तो आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, सो ऑक्सीजन जो है दैट विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन वाटर देयर इज एसोसिएशन, वाटर के एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से एसोसिएट होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, while there is no such bond formation in case of H2S molecule। तो यही बात आपने लिखनी है, while there is no such hydrogen bond formation in H2S molecule। तो इसमें तो सिंपल जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहती हैं वो वीकर मैग्नीट्यूड की डाइपोल फोर्सेस रहती हैं। इनके बारे में डिस्कस हमने अगली यूनिट में करना है। और वाटर के अंदर आपने देखा था कि ईच वाटर मॉलिक्यूल इज बॉन्डेड टू 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल एंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो रहते हैं। तो वाटर का तो स्ट्रक्चर जो है वो ओपन केज स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप हर बॉन्ड की पोलैरिटी शो कर सकते हैं। यहाँ पर oxygen is more electronegative than hydrogen, so it acquires partial negative charge, and hydrogen atom acquire partial positive charge, and this way the oxygen is bonded to 2 hydrogens. This oxygen is bonded to 2 hydrogen forming a cage structure, open cage structure of water। टेट्राहेड्रल मैनर में ज्वाइनिंग होती है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ओपन केज स्ट्रक्चर। एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा आइस के अंदर एग्जिस्ट करता है। ओपन केज स्ट्रक्चर जो आइस होती है उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़ता है। और अगर आप ऊपर नीचे भी, यहाँ पर भी OH2 बना सकते हैं और यहाँ पर भी OH2 बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि एक वाटर दूसरे मतलब 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ता है टोटल। अगर हम टोटल बात करें तो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अपने आप को कोऑर्डिनेट करता है, इन टोटल अगर हम बात करें। ठीक है ना। आप अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को देखें तो ये वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसके देखिए इस तरफ भी वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया एक, तो फिर इस वाटर मॉलिक्यूल के इस तरफ भी एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया, और एक ये ऊपर हमने बना दिया 3, और एक ये नीचे बना दिया। तो टोटल जो है, अगर टोटल हम बात करें तो देयर आर 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है, ये भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 1 वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, टू 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स। और कोई अंत तो है नहीं इसका कि ये तो कितनी भी बड़ी केज हो सकती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल कोई 5-10 तो जुड़े नहीं होते, बहुत सारे होते हैं।
तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओपन केज स्ट्रक्चर के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज कोऑर्डिनेटेड टू, दैट इज बॉन्डेड टू 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स। ये 1, ये 2, ये 3 और ये नीचे वाला 4। ठीक है, एक तो ये बात इसमें ध्यान रखनी है आपने। दूसरा इसमें आपने जो है ये बताना है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से कितने बॉन्ड्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें 1 वाटर मॉलिक्यूल या फिर 1 ऑक्सीजन जो है दैट इज कोऑर्डिनेटेड टू अनदर वाटर मॉलिक्यूल थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। 1 ऑक्सीजन is bonded to other water molecule through 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये बात मैं आपको कल भी बता चुका हूँ और आज भी अभी आपको मैंने दिखाई है। तो ये इसमें बातें ध्यान रखने की हैं स्टूडेंट्स। तो ओपन केज स्ट्रक्चर होता है, ये आइस का स्ट्रक्चर होता है। तो ये इसमें अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता तो ये तो चलो मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें बताई यहाँ पर। H2O इज अ लिक्विड बट H2S इज अ गैस। तो इसमें आप क्या बताएंगे कि H2O के अंदर there is association due to intermolecular hydrogen bond formation while in H2S there is no such hydrogen bond formation because condition जो है वो ये रहती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इतनी बात आपने बतानी है। चाहे तो आप स्ट्रक्चर बनाकर दिखा सकते हैं, वो केज स्ट्रक्चर जो है वाटर का, बस ये बताना है। इसमें 1 मार्क्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ तक। ठीक है, अगर आपसे ये बात ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है दोनों कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल जो है इट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, एक तो ये बात। और एक ऑक्सीजन एटम जब दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जुड़ता है तो वो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ता है। ये दूसरी बात, ये चीज आपने इसमें ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके अलावा भी क्वेश्चंस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, बहुत क्वेश्चंस हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि PH3 बबल्स इन वाटर। PH3 फॉस्फीन गैस है, ये गैस है, बबल्स प्रोड्यूस करती है वाटर के अंदर। अब NH3 भी गैस है, अमोनिया गैस आप सभी जानते हैं, बट NH3 डज नॉट बबल इन वाटर। इसके बबल्स क्यों नहीं प्रोड्यूस होते वाटर के अंदर? PH3 गैस के बबल्स प्रोड्यूस क्यों होते हैं? बोथ ऑफ देम आर हाइड्राइड्स ऑफ 15th ग्रुप। इनको बॉन्ड एंगल्स पढ़ते समय मैंने आपको बताया भी था, NH3 और PH3। दिस इज अमोनिया, यू ऑल नो, एंड PH3 इज फॉस्फीन। इट इज अ पॉइजनस गैस विद अ रोटन फिश लाइक स्मेल। पॉइजनस गैस होती है, P ब्लॉक एलिमेंट्स में +2 में भी पढ़ते हैं इसके बारे में हम। फॉस्फीन गैस इसे बोलते हैं। तो PH3 के बबल्स वाटर में क्यों बनते हैं, NH3 के क्यों नहीं बनते? सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो NH3 है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लायक है, क्योंकि आपको मैंने कल बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हाइड्रोजन के बीच में और 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बीच में। फोन मैंने कहा था, याद रखना है आपको, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H2O में होती है, उसी तरह से NH3 में भी क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो एक तो NH3 की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है खुद के साथ, दूसरा NH3 जो है ये वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके उसके अंदर डिसोल्व हो जाता है। ये हमारे पास NH3 है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, और वाटर के अंदर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो कंडीशन होती है मैंने आपको बताई थी, बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और ये यहाँ पर बन गया। तो वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होने का क्या मतलब है कि अमोनिया जो है इट इज सोल्यूबल इन वाटर। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया अमोनिया का, किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। दिस इंप्लाइज दैट अमोनिया जो है इट इज सोल्यूबल इन वाटर। और जो चीज पानी में घुल जाएगी, आप समझदार हैं, जो चीज पानी में घुल जाएगी वो बबल्स थोड़ी प्रोड्यूस करेगी,
अमोनिया क्या है, सोल्यूबल इन वाटर, हेंस डज नॉट प्रोड्यूसेस एनी बबल्स, हेंस डजंट प्रोड्यूसेस बबल्स, ये बबल्स प्रोड्यूस नहीं करती। अब फोस्फीन क्या है, फोस्फीन के अंदर जो है किसी प्रकार का कोई नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर, क्योंकि फोस्फोरस तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कहीं आसपास भी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो किस किस के बीच में बनता है, हाइड्रोजन के बीच में और इन तीन एलिमेंट्स के बीच में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये एक टिपिकल गैस की तरह बिहेव करेगा। और गैस की क्या नेचर होती है, जब गैस पानी के साथ बॉन्ड ही नहीं बना पाएगी तो वो बाहर निकलेगी, और जब बाहर निकलेगी तो वो बबल्स प्रोड्यूस करेगी। तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर, हेंस इट विल प्रोड्यूस बबल्स इन वाटर। ये सोल्यूबल नहीं होगी पानी के अंदर, तो ये सोल्यूबल नहीं होगी तो बबल्स प्रोड्यूस करेगी वाटर के अंदर। तो दिस वे यू विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन आता है कि आइस फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। क्या क्वेश्चन आता है, वाई आइस फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। आइस जो है वो वाटर के सरफेस पर फ्लोट क्यों करती है। देखिए, आपको यहाँ पर मैंने केज स्ट्रक्चर दोबारा बनाना है। आइस का जो स्ट्रक्चर है यही मेन रोल प्ले करता है इसमें, कि ये क्यों फ्लोट करती है ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। ओपन केज स्ट्रक्चर जो है होता है वाटर का, ड्यू टू विच एयर जो है ना वो रहती है उन केजेस के बीच में। एयर जो है दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द केजेस। जैसे ये केज बन जाती हैं यहाँ पर इस तरह से, ये ओपन केज स्ट्रक्चर है हमारे पास, और इन केजेस के अंदर एयर रहती है। यहां पर क्या रहती है, एयर। अब एयर एक गैस है, ठीक है, गैस है तो इसका वॉल्यूम हाई होता है। वॉल्यूम हाई होता है तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हाई होगा तो डेंसिटी क्या होगी, लो होगी, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उस वजह से जब डेंसिटी कम होती है किसी चीज की तो वो उसके ऊपर फ्लोट करती है, वाटर के ऊपर। तो यही बात आपने इसमें लिखनी है कि एयर इज प्रेजेंट इन द ओपन केजेस, इन द ओपन केज स्ट्रक्चर ऑफ आइस। एयर इज प्रेजेंट इन द ओपन केज स्ट्रक्चर ऑफ ice which has more volume, high volume and hence low density। जिस चीज की वॉल्यूम ज्यादा होगी तो डेंसिटी क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम होगी। hence it floats over the surface of water। आइस जो है वो वाटर के सरफेस पर फ्लोट करती है। आइस फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये इसमें क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और बनता है स्टूडेंट्स इसमें, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट और अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको साथ साथ यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ। मेरी एक आदत है स्टूडेंट्स कि मैं टॉपिक के साथ क्वेश्चंस इम्बेड करता हूँ। आप अगर आप काउंट करेंगे तो आपके बहुत से क्वेश्चंस जो है ना वो कवर अप हो चुके होंगे, टॉपिक वाइज कवर अप हो चुके होंगे। शुरुआत से बात करो केमिकल बॉन्डिंग की तो बहुत से क्वेश्चंस जो है आप टॉपिक के साथ ही कवर कर लेते हैं। इसलिए थोड़ा सा टाइम हमें
ज़्यादा भी लग सकता है यूनिट करने में, लेकिन हम एक ही बार में किसी चीज़ को अच्छे से कर लें। हम बाद में जब किसी टॉपिक्स हमने सारे कर लिए और बाद में हम फिर उनके क्वेश्चंस को याद करें तो हमारा टॉपिक टच में नहीं रहता। वो टॉपिक पर्टिकुलर जब टच में नहीं रहेगा तो फिर हम उन क्वेश्चंस को क्रैम करने की जो है ना वो ट्राई करते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने कल पढ़ी है अच्छे से, तो आज हमारे टच में है वो, तो हम उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को भी अच्छे से देख पा रहे हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं हम यहाँ पर साथ के साथ। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये कह रहा है कि मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आप जब ज़्यादा टेम्परेचर देंगे स्टूडेंट्स, तो जो ओपन केज स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर दे रहे हो आप। 4 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, आप टेम्परेचर दे रहे हो मॉलिक्यूल को। तो आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस what will happen, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस जो केज है, केज स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है जिसमें एयर रहती है, ठीक है। केज स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है एंड वाटर जो है एंटर कर जाता है इनटू द केजेस। ऐसा समझ लें आप कि वाटर जो है वो केज के अंदर एंटर कर जाती हैं। अब वाटर एंटर कर गया, एयर हट गई, तो वाटर की जो वॉल्यूम है वो कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एयर। तो डेंसिटी जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेट हो जाएगा। एक मिनट, डेंसिटी जो है इसके अंदर देखो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद केज स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, यानी कि वाटर जो है सेपरेट हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे वो सेपरेट हो जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाते हैं, और जब वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे तो अगेन देयर विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। 4 डिग्री सेल्सियस तक तो क्या रहता है कि एयर की जगह वाटर जो है वो केजेस के अंदर एंटर करता है और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, डेंसिटी ज़्यादा रहती है अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस केज स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर दे रहे हो तो आप ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ पाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, अगेन डिक्रीज कर जाती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ऐसा होता है। तो मैक्सिमम डेंसिटी जो है वो अप टू 4 डिग्री सेल्सियस रहती है। डेंसिटी मैक्सिमम कब रहेगी, जब वॉल्यूम कम रहेगा। तो अप टू 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, जो वाटर है वो ओपन केज स्ट्रक्चर में एंटर कर जाता है एयर की जगह, जिसका वॉल्यूम कम होता है एज कंपेयर टू एयर, तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद केज स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाता है, वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं, तो अगेन देयर विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड हेंस डेंसिटी जो है वो दोबारा से डिक्रीज कर जाती है। तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन था हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इम्पैक्ट मैं आपको बताऊं वो क्या रहता है कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक एसिड है ये, एसिटिक एसिड, इसको आप सभी जानते हैं। इसका जो मोलिकुलर वेट है दैट इज जस्ट डबल ऑफ इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला। इट इज द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट कि ये एक एसोसिएटेड डाइमर बनाता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए यहाँ पर इसमें ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है, ये आप सब देख सकते हैं पोलैरिटी किस तरह से हमने यहाँ दिखाई है ये। अब इसमें एक CH3COOH मॉलिक्यूल दूसरे CH3COOH मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, और इसने क्या बनाया है यहाँ पर, एसोसिएटेड डाइमर फॉर्मेशन की है। और इस एसोसिएटेड डाइमर फॉर्मेशन की वजह से इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज जस्ट डबल ऑफ इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला।
डबल ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस जो हैं ये ध्यान में रखने के हैं। तो एसिटिक एसिड याद रखेंगे आप, ये डाइमर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसका यूज सॉल्यूशन चैप्टर में भी होगा नेक्स्ट ईयर। ऐसे ही बेंजोइक एसिड का भी आप दिखा सकते हैं। बेंजोइक एसिड होता है C6H5 C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH, that is associated to another molecule of benzoic acid CH6H5 C डबल बॉन्ड OH। तो इनके बीच में आप यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। हाइड्रोजन के सामने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आना चाहिए। तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, ऐसे ये जुड़ते हैं और ये भी क्या बन गया, डाइमर। डाइमर का मतलब जब एक मॉलिक्यूल अपने ही सेम मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाए बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ, तो ये अब कंप्लीट एक मॉलिक्यूल हो जाता है। मतलब आपने क्या किया है, यहाँ 2C6H5 COOH इनको एसोसिएट किया है और ये एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया C6H5 COOH होल ट्वाइस में। तो ये 2 से 1 हो रहे हैं यहाँ पर, ये बात का ध्यान रखेंगे आप। ऐसे ही यहाँ पर था कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड एसोसिएट होकर के किस में चेंज हो रहे हैं, CH3COOH होल ट्वाइस में। इसको कहते हैं डाइमर फॉर्मेशन। नॉर्मली एसिड्स तो क्या होते हैं, वो टूटते हैं। जैसे HCl है, ये किस में टूटता है, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ये इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। HNO3 है, ये टूटता है H पॉजिटिव में और NO3 नेगेटिव में। यहाँ प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करते हैं, 1 से 2 बनते हैं, लेकिन यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में 2 से 1 हो रहा है, 2 से 1 एसोसिएशन हो रहा है, डाइमर हो रहा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंप्लीट हमारा कॉन्सेप्ट है। ये हमारे चैप्टर का एक किस्म से एंड भी है। एक मैं आपको इसमें ना रेजोनेंस के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर निकालना बताना भूल गया था। तो ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम, एक तो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखा, ये रेजोनेंस के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर निकालने का कंसेप्ट ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है रेजोनेंस के अंदर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं एक मॉलिक्यूल में, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे एक मॉलिक्यूल में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हो उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं वो, और अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब बाकी बातें वही हैं जो आपको मैंने बॉन्ड ऑर्डर की MOT में बताई थी कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड और आयन। जिस भी आयन की आप बात कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर जो है इससे डायरेक्टली रिलेट करता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा होगा। तो अब जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चलें कार्बोनेट आयन का, तो कार्बोनेट आयन में आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे CO3 2 नेगेटिव, इस तरह से आपने यहाँ पर दिखाए थे। ये आपको याद भी होगा। फिर आपने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ दिखाया था कार्बोनेट आयंस में, इस तरह से, और एक आपने स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें डबल बॉन्ड आपने इस तरफ दिखाया था। इस तरह से आपने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे। ठीक है, आप देख भी सकते हैं पीछे आपको मैंने कलरफुल पूरे तरीके से बताए थे। अब आप देखिए इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे आप। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल,
अब देखिए इसमें कितने बॉन्ड्स हैं कार्बोनेट आयन में एक मॉलिक्यूल में, ये दो, तो ये डबल बॉन्ड हो गए 2, और एक ये हो गया 3, और एक ये हो गया 4। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 4। और इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बन रहे हैं एक्सक्लूडिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर को इसमें काउंट नहीं करेंगे आप, ठीक है ना, जो लास्ट में सारे बॉन्ड्स इक्वल दिखाते हो उसको काउंट नहीं करेंगे। कैनोनिकल फॉर्म्स जो होती हैं उनको काउंट कर लिया हमने। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं 3 हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल कितने हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4/3 ये आपका जो है यहाँ से 1.33 बॉन्ड ऑर्डर आ गया कार्बोनेट आयन का। समझ में आ गई जी बात। तो 1.33 जो है ये यहाँ पर कार्बोनेट आयन का आपके बॉन्ड ऑर्डर आ गया यहाँ पर। एक बात तो ये है, साथ ही साथ लगे हाथ में आपको ये भी बता दूं फॉर्मल चार्ज भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। फॉर्मल चार्ज वो तो आप निकालते हैं ना हर एटम के ऊपर, ये टोटल मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज, टोटल आयन का फॉर्मल चार्ज बताना है हमने यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मल चार्ज है तो मतलब ऑक्सीजन एटम पर, अब ऑक्सीजन एटम कितने हैं टोटल 3 ऑक्सीजन एटम है, तो उन तीनों पर एवरेज फॉर्मल चार्ज हमें बताना है। तो हम इसको ऑन ऑक्सीजन एटम्स पर क्या फॉर्मल चार्ज रहा यहाँ पर ये बताएंगे। तो देखिए इसमें आप ये देखिए कि 2 ऑक्सीजन्स पर क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो 2 तो ये हो गया, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं आपके, वो है 3 ऑक्सीजन एटम्स 1, 2 एंड 3। तो फॉर्मल चार्ज जो होगा उसका एवरेज जो होगा सभी ऑक्सीजन एटम्स पर वो 2/3 आ जाएगा इसमें। ये इस तरह से आपने ध्यान में रखना है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम्स उसका एवरेज निकालते हो आप। एक मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल एटम पर निकालना, वो अलग फॉर्मूला था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो था इंडिविजुअल एटम पर निकालना। ये है आपका फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन एटम पर एवरेज कैसे निकाली है आपने। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट रेजोनेंस के थ्रू कैसे हम कर सकते हैं वो देखना है। अब जैसे आपको यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल दे रखा है फॉस्फेट आयन PO4 3 नेगेटिव आयन, फॉस्फेट आयन आपको दे रखे हैं। अब फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर देखो पहले, P डबल बॉन्ड O, O, O एंड O नेगेटिव। ये हो गया। इस तरह से हर ऑक्सीजन पर आप इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर देंगे यहाँ, और इन पर ये चार्ज हर ऑक्सीजन एटम पर फॉर्मल चार्ज जब इन्होंने निकाला होगा तो ये आया, ठीक है। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम। अब एक बार डबल बॉन्ड यहाँ था, अगली बारी आप इधर दिखा देंगे डबल बॉन्ड, बाकी जगह क्या दिखा देंगे सिंगल बॉन्ड। अब ये आप ना लोन पेयर आप लगाते रहेंगे, मैं अभी आपको जस्ट ये बता रहा हूँ यहाँ पर। फिर अगली बारी डबल बॉन्ड नीचे की तरफ कर दिया हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, बाकी सभी ऑक्सीजन्स पर नेगेटिव चार्ज दिखा दिया। ऐसे ही लास्ट में हमने डबल बॉन्ड इधर कर दिया, बाकी ऑक्सीजन्स पर नेगेटिव चार्ज दिखा दिया। तो ये फिर लास्ट में आपको पता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें आप क्या दिखाएंगे कि सारे फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड्स के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और इनके ऊपर जो है वो टोटल चार्ज जो है वो 3 नेगेटिव है। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब हमने जब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हमने कैनोनिकल फॉर्म्स को काउंट करना है। ये हो गई फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म, ये हो गई सेकंड कैनोनिकल फॉर्म, ये हो गई थर्ड कैनोनिकल फॉर्म एंड ये हो गई फोर्थ कैनोनिकल फॉर्म। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आपको क्या देखना है, फॉर्मूले पर जाएं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमारे फॉस्फेट आयन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल आर 5 अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर 4
आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 कैनोनिकल फॉर्म्स आर देयर। तो 5/4 इज द बॉन्ड ऑर्डर हेयर। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1.25। ये बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.25 आ जाएगा, 5/4 की वैल्यू जो है। ठीक है जी। अब यहाँ से फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो आप देखें तीनों ऑक्सीजन एटम्स पर चार्ज कितना है, -3 चार्ज हो गया ये, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 4 ऑक्सीजन एटम्स है, 3/4 ये इसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर। तो अब हम कंपेयर करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जैसे कि अभी आपने कार्बोनेट आयन का निकाला, कार्बोनेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 1.33 आया था आपका। ठीक है जी। और फॉस्फेट आयन का बॉन्ड ऑर्डर आया 1.25। तो अब आपसे पूछा जाए कि आउट ऑफ, क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या आउट ऑफ कार्बोनेट आयन एंड फॉस्फेट आयन विच वन इज मोर स्टेबल, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कार्बोनेट आयन जो है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आया, ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है किससे, फॉस्फेट आयन से, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.25। तो कार्बोनेट आयन इज मोर स्टेबल देन फॉस्फेट आयन, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो ये इसमें आपको बताना होता है। तो ये फॉर्मल चार्ज आपको पता चल गया ना कि कितने ऑक्सीजन एटम्स पर नेगेटिव चार्ज है, वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स न्यूमरेटर में अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं ये डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से हम एवरेज फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं एटम्स के ऊपर। ठीक है, एवरेज है ये, इंडिविजुअल वाला फॉर्मल चार्ज आपको मैं पहले बताया है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस के थ्रू। अदरवाइज एमओटी में तो आपने बॉन्ड ऑर्डर अलग तरीके से निकाला ही है, वहाँ पर तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल रहे हैं, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्मूले से निकाला है वहाँ पर। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। एक इसमें आपको मैं एक आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड्स और बता देता हूँ किन्हें बोलते हैं हम। आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड्स हम उन कंपाउंड्स को बोलते हैं विच हैव सेम स्ट्रक्चर्स, कंपाउंड्स जिनके स्ट्रक्चर्स क्या हों, सेम हों। और वो सेम स्ट्रक्चर्स किन कंपाउंड्स के होंगे, जिनकी सेम ज्योमेट्रीज शेप्स होंगी। और ये हम पता लगा सकते हैं किससे, विद द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किस कंसेप्ट से पता लगा सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकाल करके। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि एक कंपाउंड है XeO2F2 और एक कंपाउंड है SF4, अब बताओ कि ये आइसोस्ट्रक्चरल है या नहीं है। तो अब देखिए, अब इसमें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालते हैं, स्टीरिक नंबर निकालते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगी स्टीरिक नंबर की आपकी। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, सिंगली बॉन्डेड एटम्स, माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन अपॉन 2। ये स्टीरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ से फिर हम शेप्स वगैरह को डिसाइड करते हैं और देखते हैं कि कंपाउंड आइसोस्ट्रक्चरल है कि नहीं है। तो हम बात करते हैं XeO2F2 की। तो जेनोन, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नोबल गैस है 8 होंगे। मोनोवैलेंट एटम्स यानी सिंगली बॉन्डेड एटम्स सिर्फ फ्लोरीन है, या ऑक्सीजन तो डाईवैलेंट होता है, तो ऑक्सीजन के काउंट नहीं होंगे। और ये स्पीसीज न्यूट्रल है, तो इसमें ना तो कैटायन है ना एनायन है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 5। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp3d। 5 में से बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 2 ऑक्सीजन के और 2 फ्लोरीन के। 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बना रही है और 2 फ्लोरीन, और 1 लोन पेयर। तो दिस इज द टिपिकल केस ऑफ द डिस्टोर्शन ऑफ ट्रायगोनल बायोपिरामिडल इन विच देयर आर 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। तो जब 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर का केस आता है, तो ज्योमेट्री जो होती है मॉलिक्यूल की
वो सीसा शेप होती है, जैसा झूला होता है सीसा वाला। तो उसमें हम क्या दिखाते हैं, XeO2F2 में हम ट्रायगोनल बायोपिरामिड बनाते हैं, जो इसमें ये हमारे पास हो गए XeO2 दो बॉन्ड्स और ये हो गए F2 दो बॉन्ड्स। यहाँ पर हम क्या दिखाते हैं, लोन पेयर दिखाते हैं। तो ये जो शेप है दैट इज सीसा शेप। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, सीसा बोलते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही हम SF4 के निकाल लेते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो सल्फर है, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 6 होते हैं, प्लस 4 फ्लोरीन के मोनोवैलेंट एटम्स अपॉन 2 5 हो गए। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई, sp3d हो गई। 4 फ्लोरीन जो है ये बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए, तो एक लोन पेयर। ऐसे केस में जो ज्योमेट्री होती है अगेन सीसा होती है। तो इसमें SF4 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो भी कैसा बनेगा, सीसा स्ट्रक्चर बनेगा SF4। और यहाँ लोन पेयर, इस तरह से हम इसको सीसा शेप में दिखा सकते हैं। तो ये आइसो स्ट्रक्चरल का केस हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेम हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। इस तरह से हम इसमें एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है स्टूडेंट्स। और भी हैं आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड्स के एग्जांपल। अब जैसे मैं आपसे कहूँ ICl2 नेगेटिव एंड I3 नेगेटिव। अब इसमें आप अगर बनाकर देखें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने, तो आयोडीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 2 मोनोवैलेंट क्लोरीन्स और एनायन का चार्ज प्लस होगा अपॉन 2। तो 10/2 क्या हो जाएगा, 5 sp3d हो गया। और 5 में से 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 क्या हैं, लोन पेयर हैं। तो ऐसे केस में ट्रायगोनल बायोपिरामिड की जो डिस्टोर्शन बनती है वो लीनियर ज्योमेट्री वाली बनती है कि ICl2 में 2 बॉन्ड्स जो हैं वो हमने एक्सियल पोजीशंस पर दिखा दिए और लोन पेयर्स कहाँ दिखा दिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पर दिखा दिए, और इस तरह से ऊपर -1 चार्ज दिखा दिया। ये लीनियर हो गया स्ट्रक्चर। ऐसे ही I3 नेगेटिव में हमें पता है कि एक I 2 I के साथ जुड़ा रहता है। तो आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं। 2 I के साथ जुड़ा हुआ है, तो 2 मोनोवैलेंट एटम्स हो गए प्लस एनायन का चार्ज हो गया अपॉन 2, अगेन 5 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गई और 2 बॉन्ड पेयर्स हो गए। 2 I जो हैं 1 और ये 2 बॉन्ड पेयर्स हो गए और 3 लोन पेयर्स हो गए। तो ये भी कंपाउंड जो है इसमें क्या होता है, I के साथ 2 I जुड़े हुए हैं, बाकी लोन पेयर्स हैं। तो ये भी ज्योमेट्री कैसी हुई, लीनियर हुई। तो हम इसे किस कैटेगरी में रखेंगे, आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये क्या है, आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड्स विच हैव सेम स्ट्रक्चर्स, सेम हाइब्रिडाइजेशन, और जिनकी लोब्स भी सेम हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की लोब्स भी सेम हो, फिर उन्हें हम आइसोलोबल भी बोल देते हैं। अगर लोब्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सेम, जैसे कि यहाँ हो रहा है, तो आइसोलोबल भी बोल देते हैं कंपाउंड्स को, ठीक है ना। अब ऐसे ही आप कंपेयर करें BH3 नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव को, तो इसमें भी यही बात बनेगी। अब बोरोन है, इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 बोरोन के हो गए, सॉरी BH4 नेगेटिव होगा, BH4 नेगेटिव। बोरोन का हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और 4 हो गए आपके हाइड्रोजन और 1 एनायन का चार्ज अपॉन 2, 8/2 4 हो गया, टेट्राहेड्रल बनेगा ये BH4 नेगेटिव। और NH4 पॉजिटिव आपको पता ही है, इसमें भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आनी है। 4 का मतलब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, ये भी आइसोलोबल भी हैं, आइसोस्ट्रक्चरल भी हैं। अब नाइट्रोजन है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 5,
प्लस 4 हो गए हाइड्रोजन, माइनस कैटायन का चार्ज हो गया, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर ये। और ये भी अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो NH4 पॉजिटिव की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो दोनों की ज्योमेट्री जो है वो क्या हो जाएंगी, टेट्राहेड्रल, इसकी भी और इसकी भी। तो ये क्या हो गए, आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड्स हो गए। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जिनकी सेम शेप, सेम हाइब्रिडाइजेशन हो, इनको फिर हम आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, NH4Cl। और आपको एक क्वेश्चन बता दूं कि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, नेम द कंपाउंड इन विच आयनिक कोवलेंट, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ऑल आर प्रेजेंट। ऐसे कंपाउंड बताएं जिसमें आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड सभी प्रेजेंट हो। ये भी क्वेश्चन बनता है, ऑल आर प्रेजेंट। तो उसका जो आंसर है NH4Cl है। इसमें देखिए आप NH3 इस तरह से, ये NH3 में N और H के बीच में तो कोवलेंट बॉन्ड है, और ये एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, डेटिव बॉन्ड होता है, और Cl नेगेटिव से बॉन्डेड होता है ये। तो इसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डेड है, यहाँ N पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो N का पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव, इनके बीच में तो होता है आयनिक बॉन्ड। और ये 3 NH बॉन्ड्स जो हैं ये होते हैं तीनों कोवलेंट, और ये N और H के बीच में जो बॉन्ड है ये कैसा है, ये है कोऑर्डिनेट कोवलेंट। तो NH4Cl एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयनिक बॉन्ड भी है, कोवलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। बता दिया मैंने आपको कैसे कि ये जो N और H, 3 N और H ये तो है नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड, फिर एक N और H जो है इनके बीच में है डेटिव बॉन्डिंग। क्योंकि होता क्या है कि जो NH3 मॉलिक्यूल होता है ये एसिड के H पॉजिटिव के साथ जब कंबाइन करता है तो इस तरह से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे देता है, तो NH4 हो जाता है और नाइट्रोजन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को जब इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो इस पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज और Cl का नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ये कौन सा बनता है, आयनिक बॉन्ड। ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसको आप डेटिव बॉन्ड भी बोल सकते हैं। और ये जो 3 हो गए, ये 1 2 3, ये नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। ये क्या है, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड्स। तो इस तरह के और भी एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, तो आप